नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी चुनावी बयार पूरे शबाब पर है। फिर भी महागठबंधन की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सबसे पहले टिकट को लेकर समस्या हुई, फिर जैसे तैसे करके बंटवारा हुआ और अब हालत यह है कि महागठबंधन बागियों से जूझ रहा है, बागियों से परेशान हो चुका है। नई परेशानी खड़ी की है शकील अहमद और अली अशरफ फातमी ने। शकील अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के महासचिव रहे हैं और अब उन्होंने चूंकि रहे हैं इसलिए क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है महासचिव के पद से। बड़ा सवाल यह है कि अली अशरफ फातमी हो या शकील अहमद, दोनों ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शकील अहमद निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं, आपको बता दें उन्होंने नामांकन कर भी दिया है निर्दलीय, और अली अशरफ फातमी ने कहा है कि वो भी नामांकन करने जा रहे हैं। हालांकि बात यह है कि सिर्फ जो बगावत की समस्या है वो महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी इसी तरह की परेशानी है। लेकिन एनडीए में परेशानी दूसरी तरह की है, क्योंकि अपने ही पार्टी से खफा हैं कुछ लोग। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अपनी पार्टी के फैसले से खफा हैं, लेकिन ये बगावत चुनाव का रुख क्या करेगी, चुनाव में हवा जो है वो क्या अपनी पार्टी के खिलाफ मोड़ने में लगे हुए हैं बागी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। इस बार का आम चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो महागठबंधन के अंदर जारी खींचतान है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बागियों के तेवर ने महागठबंधन को परेशान कर रखा है। आरजेडी के कद्दावर नेता फातमी ने पार्टी से इस्तीफा देकर मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो भी बॉडी है जहां का भी मैं मेंबर हूं, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूं और 18 तारीख तक इंतजार करूंगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। कि हर बार ठेका उसी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, चाहे एक जगह की बात है हर जगह की बात है, तो ये गलत फहमी में लोग हैं। अब जो भी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा या छोड़ करके जाएगा, उसका दोबारा पार्टी में आना 6 साल तक तो सोचा ही नहीं जाएगा। कांग्रेस के बागी शकील अहमद ने तो फातमी से एक कदम आगे रहते हुए मधुबनी सीट से पर्चा भी भर दिया, लेकिन वो खुद को बागी नहीं मानते हैं। तो मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि या तो फ्रेंडली कंटेस्ट के लिए हमको पार्टी का सिंबल दे दिया जाए या निर्दलीय लड़ने पर हमको समर्थन दे दिया जाए। तो अभी भी मेरा मामला पार्टी के पास ही पेंडिंग है। सुपौल में हमारे उम्मीदवार हैं रंजीत रंजन जी, सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ आरजेडी के एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और आरजेडी ने उनको समर्थन किया है। यानी चर्चित बागियों ने अपने अपने पार्टियों के खिलाफ ताल ठोक दिया है और इन बागियों की सियासी चाल ने महागठबंधन को परेशान कर दिया है। इससे मौका विरोधियों को मिल गया है। सीधा सीधा है कि कांग्रेस रालोसपा और हम पार्टी के साथ मिलकर आरजेडी को निपटाने में पूरी तरह से लग गई है। शकील अहमद कांग्रेस के अगली कतार के नेताओं में एक है और उनको ये भरोसा था कि उन्हें जरूर टिकट मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने शकील अहमद जैसे नेताओं को जानबूझ करके अपमानित करा है। हम समझते हैं कि उन्हें नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉमिनेशन करने के बाद जो पार्टी आलाकमान केंद्रीय नेतृत्व के पास सब कुछ पल पल की जानकारी है, निश्चित तौर पे पार्टी संज्ञान में इस बात को लेगी। हम पुनः उनसे आग्रह करेंगे कि पुनर्विचार करें। मधुबनी, आखिर ऐसी क्या बात है कि मधुबनी के लिए दोनों पार्टी से बागी होने के लिए तैयार हो गए? बड़ा सवाल है और सवाल ये भी है कि ये कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं। आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो
बड़ी बात यह है कि अली अशरफ फातमी ने न सिर्फ आरजेडी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका इस्तीफा जैसे ही मेरे पास आता है तुरंत मंजूर कर लिया जाएगा और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 6 साल तक पार्टी छोड़ने वाले को वापस पार्टी में जगह न मिले। उसी तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो शकील अहमद ने पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्राथमिक सदस्यता उन्होंने नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि मैं अब भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि पार्टी वहां से मुझे अपना पार्टी चुनाव चिन्ह यानी सिंबल मिल जाए और उसके बाद मैं उसी पर चुनाव लड़ूं। फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं शकील अहमद। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जीवेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सरोज तिवारी जी, माफ कीजिए, सरोज तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे हम एक सवाल लेते हैं, जरा बताइएगा। आज हम दिन भर देख रहे थे आरजेडी के तमाम नेताओं ने एक बयान दिया शकील अहमद के नॉमिनेशन को लेकर और नाराजगी व्यक्त करके कहा कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, कांग्रेस को हर हाल में इसे रोकना चाहिए क्योंकि महागठबंधन का जो अपना एक ये बना है, जो आपस में सहमति बनी है, ये उसके खिलाफ है, गठबंधन धर्म के खिलाफ है। लेकिन आप अपने नेता अली अशरफ फातमी को क्यों नहीं रोक पाए? नहीं, देखिए, श्री अली अशरफ फातमी जी के बारे में, हाँ, उनके बारे में हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, बयान दे दिया है। इसके बाद फिर कोई इफ बट का सवाल नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से है, जब महागठबंधन के अधिकृत जो उम्मीदवार हैं, जिन बातों पर सहमति बनी है उसके खिलाफ अगर महागठबंधन के कोई भी नेता किसी भी पार्टी के लड़ते हैं तो उन पर स्वाभाविक रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सवाल यह है कि अभी आप अशरफ फातमी साहब के बारे में, शकील साहब के बारे में दिखा रहे हैं। एनडीए में बीजेपी के सिटिंग एमपी सतीश चंद्र दुबे ने बगावत करके साफ किया है कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। अरे आप इतने जल्दबाजी बीजेपी के एमएलसी, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, अभी देख सकते हैं तो आप देखिए कि हमने अपने स्क्रीन पर वो खबर चला रहे हैं कि अभी भी चला रहे हैं। और आप कैसे जानते हैं कि हम एनडीए से ये सवाल नहीं पूछने जा रहे थे? अगला सवाल नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे थे, अभी दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता बयान, तो अभी महाराजगंज से लोकसभा चुनाव का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी श्री सच्चिदानंद राय जी ने कर दिया। बांका में पुतुल सिंह जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। ये चुनाव लड़ेंगी, कल परसों चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें तो बागी उम्मीदवार बन के लोग मैदान में है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, मधुबनी सीट पर देखिए, आपके यहाँ स्थिति तो ये हो गई है कि एक मधुबनी सीट पर एक गठबंधन के 3 दल चुनाव लड़ने के लिए बढ़ गए। आरजेडी भी बढ़ गई उसी सीट पर, कांग्रेस बढ़ गई उसी सीट पर और वीआईपी पार्टी बढ़ गई उसी सीट पर। देखिए, महागठबंधन में अपनी पार्टियों की मजबूरियां होती हैं। हर लोग चाहते हैं, क्या मजबूरी होती है? आप नहीं मृत्युंजय जी, देखिए, बहुत हम छोटा छोटा जवाब चाहेंगे सबसे बात करें। आप एक बात बताइए, शकील अहमद क्या छोटे नेता हैं? अली अशरफ फातमी क्या छोटे नेता रहे हैं? छोटे नेता या बड़े नेता से मतलब नहीं है। हाँ, तब तो आप कहेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का टिकट क्यों कट गया? मुरली मनोहर लाल कृष्ण आडवाणी, अब ये तो आप नहीं कहेंगे ना कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बगावत कर दी। कम से कम अब उम्र के इस पड़ाव में बगावत तो नहीं करने। उन्होंने तो ट्वीट करके लिख दिया सारी बातों को। बगावत करने का मतलब है कि अगर बगावत करके फातमी जी या शकील साहब लड़ रहे हैं, साहब ये कह रहे हैं, शकील साहब कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सिंबल लेने का इंतजार कर रहा हूं, पार्टी मुझे इजाजत दे दे तो मैं फ्रेंडली फाइट करने जा रहा हूं। इंतजार कर रहा हूं, पार्टी सिंबल देगी तब तो। पार्टी तो उनसे अनुरोध कर रही है, आप वापस ले लीजिए अपना उम्मीदवारी।
ठीक है। तो अब देखिए सरोज तिवारी जी आप अपना रुख बताइए। अली अशरफ दौर में है, ठीक है, फाइनल हो जाएगा। सरोज तिवारी जी, अली अशरफ फातमी ने एक अजीब सी शर्त रख दी। अली अशरफ फातमी कह रहे हैं कि मैं बगावत का झंडा रख सकता हूं अभी भी अगर कांग्रेस वहां से शकील अहमद को चुनाव लड़ा दे अपने टिकट पर। अब ये कैसा धर्म संकट कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए? देखिए, दो तीन बातें हैं, बड़ी अच्छे से मैं इत्मीनान से बोलना चाहता हूं जी। कि एक तो कि कोई किसी को बांध के रख नहीं सकता है। वैचारिक साम्य बनता है तो आप एक पार्टी में आते हैं, जबकि सबका मस्तिष्क अलग अलग है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। और निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे हमारी पार्टी का हो या राजद का हो, वो भी कुछ न कुछ सोच करके फैसले लेते हैं और इस पे भी कुछ सोच के फैसले लेंगे। अभी अगर नामांकन भी हो जाए तो बहुत हड़बड़ाने की चीज नहीं है। नामांकन वापस भी लिया जाता है और वापस नहीं लिया गया तो बाद में बैठा भी जाता है, समर्थन भी दिया जाता है किसी कैंडिडेट को। तो किसी को लगता है कि उसका दावा बनता है, उसका हक बनता है, तो उसको लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक दल में ये अधिकार है कि वो अपना दावा रखे, जिस भी तरीके से रखे। और आखिरी दम तक, जब तक कि बैठने की प्रक्रिया खत्म न हो जाए या उम्मीद खत्म न हो जाए, तब तक पार्टियां कोई निर्णय नहीं लेंगी। लेकिन अगर पार्टी फैसला नहीं लेती और ये आखिरी दम तक भी नहीं बैठते या समर्थन नहीं करते, तो पार्टी अपने संविधान के मुताबिक, दोनों दल, और मैं दोनों नेताओं के लिए कह रहा हूं, पार्टी अपने संविधान के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। जो हमारा उसके लिए बाकायदा कमेटी है, वो इसके बारे में सवाल तब उठते हैं कि जब आपके कोई नेता बागी भी हो गए और बयान भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इंतजार करते हैं। इंतजार तब तक ही करेंगे ना जब तक डैमेज ना करे गठबंधन को। अगर शकील अहमद ये बयान दे रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं, देखिए वो तर्क दे रहे हैं कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि महागठबंधन का उम्मीदवार यहां जीरो साबित हो जाएगा और एनडीए को बैठे बिठाए ये सीट गिफ्ट में मिल जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। यानी वो महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार को नकारा मान रहे हैं, उनको लगता है कि वो लड़ने योग्य है ही नहीं। इसी चीज के लिए मैंने कात्यायन जी, मैंने इसी चीज के लिए पहले कहा कि सभी का दिमाग अपना अपना अलग अलग है, काम करता है। ईश्वर ने सबको अपना दिमाग दिया है और उसको उसके विवेक से सोचने दीजिए ना। ये आजादी मोदी जी की तरह छीन क्यों लेना चाहते हैं? और वो अपनी आजादी का पूरा उपयोग करें और उसके बाद संगठन की जो अपनी आजादी होगी, जो अपना संविधान होगा, संगठन अपने हिसाब से काम करेगा। किसी व्यक्ति से संगठन प्रभावित नहीं होता है, एक चीज आप जान लीजिए। और कोई भी संगठन किसी व्यक्ति के मानसिक सोच को बदल नहीं सकता है। जो उसके अंदर में स्वाभाविक विवेक है, उसको आप कैसे बदल दीजिएगा? अब जैसे शकील अहमद साहब जो है, नहीं सुन लीजिए ना, शकील अहमद साहब का दो तर्क उन्होंने पार्टी के अंदर रखा है। दो तर्क रखा है कि एक, झारखंड में चतरा पे आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, राजद एक सीट मिला था, एक सीट पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। और दूसरा तर्क रखा कि जो सुपौल में रंजिता रंजन के खिलाफ में एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो राजद समर्थित माना जा रहा है। ये दोनों तर्क उन्होंने पार्टी आला कमान के पास रख दिया है और पार्टी उस पर विचार करेगी। और उसके बाद पार्टी जब भी कोई फैसला करेगी तो निश्चित रूप से महागठबंधन के हक में ही करेगी और जो करेगी वही मान्य होगा। चलिए ठीक है, बीजेपी की तरफ चलते हैं। जीवेश मिश्रा जी, एक बात बताइए कि क्या गठबंधन पे असर इसका नहीं पड़ता है क्या? वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे कह रहे हैं कि हम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो तैयार हैं। पुतुल कुमारी मैदान में उतर चुकी हैं, आपने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया लेकिन फिर भी वो मैदान में उतर चुकी हैं। उसके बावजूद ये बार बार कहना दोनों ही गठबंधन का कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आप अपने नेताओं को कंट्रोल में क्यों नहीं रख पाते? अभिषेक जी देखिए, प्रभाव तो पड़ता है। कोई भी आदमी बागी चुनाव अगर लड़ता है और हमारे दलीय व्यवस्था में वह पहले से राजनीति करता हुआ आ रहा है, तो महागठबंधन के भाइयों के जैसा मैं एक शब्द में इसको खारिज नहीं कर सकता हूं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, हमने खारिज नहीं किया। अब देखिए, आप बोल रहे थे तो मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, जरा सुन तो लीजिए, धैर्य तो रखिए, धैर्य रखिए मित्र। और मैं यही बात कहा कि बड़ी ये प्रभाव तो पड़ता है, जिनका अपना जनाधार है। शकील साहब मधुबनी में लगातार वहां से जीते रहे भी हैं, वहां सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और फातमी साहब का तो मिथिलांचल में माइनॉरिटी के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण पिछले चुनाव में भी एक बड़ी जीत महागठबंधन को मिली थी। इसको कोई महागठबंधन के साथी भी नकार नहीं सकते। और दोनों बड़े नेता का इस तरह से नाराज हो जाना, हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इनको जरूर भारी पड़ेगा। और शकील साहब ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई यहाँ जो मधुबनी में जो महागठबंधन का उम्मीदवार है वो जीरो है,
वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। पर बोलिए, ये तो पहले ही हथियार डाल चुके हैं। अच्छा, ये हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे? इनकी हालत क्या है? मिश्रा जी, और निश्चिंत रहे ये जीवेश जी, भाई सतीश जीवेश जी, जी जीवेश जी, राम बोला टहल जाए चौधरी, रांची से राम टहल चौधरी क्या छोटे नेता थे आपके हिसाब से? सतीश चंद्र दुबे क्या काबिल नहीं थे? छोटे नेता है? या पुतुल कुमारी को आपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया? मैं तो पहले कहा मृत्युंजय जी बेवजह परेशान हो रहे हैं। हमारी परेशान नहीं है, हमारे यहाँ खाता नहीं खुलेगा। हमारे यहाँ जितने बागी हैं, पुतुल जी चुनाव लड़ चुकी है, पार्टी अपनी कार्रवाई कर चुका है। बाकी कोई भी जो नामांकन कर भी लिए हैं, निश्चिंत रहिए वो नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। वो कोई पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये अपनी चिंता करें। 0 पर 3 वोल्ट होने वाला महागठबंधन के लोग, अभिषेक जी, ऐसा नहीं है जी, जिस दिन नामांकन वापस 0 पर 3 वोल्ट होने जा रहे हैं महागठबंधन के लोग। बिहार में इनका खाता नहीं खुल रहा है। और ये सच्चिदानंद जी, ये फातमी साहब की चिंता करें, ये फातमी साहब की चिंता करें, ये शकील साहब की चिंता करें। इनके यहाँ सुनिए अभिषेक जी, इनके यहाँ, इनके हमारे यहाँ तो कोई बागी लड़ रहा है, इनके यहाँ तो फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो नया शब्द गठबंधन में आ रहा है, फ्रेंडली फाइट, माने फ्रेंड भी और फाइट भी। ये तो नया इजाद कर रहे हैं। और बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। इनको पता है कि महागठबंधन के लोग जीतेंगे, वो जेल में बंद एक आदमी का हाथ मजबूत करेंगे, और वो जेल में बंद आदमी का हाथ मजबूत करेंगे। तो जनता कह रही है कि नहीं, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, 40 का 40 सीट जिता। सहयोगी को बोलने दीजिए। डॉक्टर सुनील जरा बताइएगा, ये बगावत क्या असर करेगी चुनाव में, और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है गठबंधन को? दोनों ही गठबंधन की बात करें जी। पहले तो महागठबंधन की बात करें, कुछ बातें तो स्पष्ट होती हैं कि जो कि आत्मसम्मान वाले नेता हैं जी, जैसे कि शकील साहब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने सिद्धांतों को नजरअंदाज करके और अपने पूरे आत्मसम्मान को नजरअंदाज करके बात किया बराबरी का, और 9 सीट पर किस तरह उन्हें सीटें मिली है, कितने आरजू मिन्नत के बाद मिली है। तो कोई भी आत्मसम्मान वाला नेता साथ नहीं रह सकता है, और शकील जी ने इस बात को साबित कर दिया। इसके साथ ही आरजेडी के फातिमी साहब ने भी देखा कि आरजेडी में जिस तरह वरीय नेताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके साथ बड़बोलापन किया जाता है। ऐसा भी कहा गया 6 साल तक आप नहीं आ सकिएगा, अरे वरीय नेता हैं, आपके साथ रहे हैं। और साथ ही अल्पसंख्यकों को जिस तरह का वहां महागठबंधन में सेकेंड रेट ट्रीटमेंट है, और ये सब पूरा साबित है। तीसरा साबित है कि जो वहां पे गठबंधन के घटक दल कौन किससे भितरघात कर रहा है, ये फ्रेंडली फाइट शब्द का जो शब्द है, ये पूरी तरह बताता है। अब आप बोल दें एनडीए की बात, तो एनडीए में किसी व्यक्ति की अगर महत्वाकांक्षा हुआ और वो कोई चुनाव लड़ा, पार्टी ने कार्रवाई की, पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया। ये नहीं है कि हम इंतजार कर रहे हैं, ये फ्रेंडली फाइट है, साथ रहेंगे। ये पूरा आप देखें तो दोनों में पूरा फर्क है। किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से कुछ करता है तो पार्टी में संविधान रूप कार्रवाई होती है। लेकिन महागठबंधन में आप देखेंगे तो वहां पे अल्पसंख्यकों का महागठबंधन के नेताओं द्वारा ट्रीटमेंट, वरीय नेताओं का आत्मसम्मान जागना, अपमानजनक करना, तो इन सब के बाद जो सम्मानजनक लोग हैं वो निश्चित ही। और ये मैं बता दूं, महागठबंधन के डिसइंटीग्रेशन का समय आ गया, वो विलुप्त होने के कगार पर है। ये ये डिकेइंग प्रोसेस, डिसइंटीग्रेटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये आपने एक बात कही है जिसका जवाब मैं जरूर महागठबंधन से चाहूंगा। पहले मृत्युंजय तिवारी जी इसका जवाब दीजिए। अगर एनडीए ये दावा कर रहा है कि हाँ भाई अगर हमारे यहां भी बागी हुए, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि बागी हमारे यहां भी हुए, लेकिन हमने तुरंत उनको पार्टी से अलग कर दिया। पुतुल कुमारी को प्रदेश उपाध्यक्ष थी, उन्हें पार्टी पद से हटा दिया गया तुरंत। लेकिन क्या वजह है कि अली अशरफ फातमी वहां पर जनसभाएं करने लगे पहले दिन से ही, उसके बावजूद कार्रवाई आपने नहीं की उनके खिलाफ, क्यों? नहीं, कार्रवाई आज भी फातमी साहब ने ये बयान दिया है तो उन्होंने अभी कहा है, और पार्टी नेतृत्व
ने भी स्पष्ट कर दिया है। हाँ। अगर वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर पार्टी लाइन से बाहर जाने का मतलब क्या होता है? वो लाइन की कार्रवाई नहीं करेंगे। पार्टी लाइन कब तक है? पार्टी लाइन कर रहे हैं। अभी उन्होंने महागठबंधन अभी उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा आप एक बात बताइए, जिस दरभंगा में बैठकर वो सियासत कर रहे हैं, उस दरभंगा में आपने उम्मीदवार का ऐलान किया कि आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे। उसी दिन से उन्होंने सिद्दीकी के खिलाफ वहां पर अपना मोर्चा तैयार किया। उसी दिन से वो लगातार जनसभाएं करने लगे। उन्होंने साफ कर दिया कि सिद्दीकी गलत चयन है पार्टी का यहां पर। तो जब इतना खुलकर कोई आदमी बगावत कर रहा है, तब भी आप कहने का इंतजार कर रहे थे। व्यक्ति नहीं, पार्टी की बात है। पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार होते हैं, पार्टी बहुत सोच समझकर उम्मीदवार तय करता है। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी की महत्वाकांक्षा है कि वो उम्मीदवार बनेंगे, पार्टी लाइन से हटकर बनेंगे, तो पार्टी उनको कार्रवाई करेगी। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। सुनिए एक मिनट, मृत्युंजय जी इसको समझिए। मैं यहीं पर, आप दोनों गठबंधन के लोग हैं, वो वहां पर आपको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पुतुल कुमारी के खिलाफ, पुतुल देवी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन आप नहीं कर पाए। अरे पुतुल देवी तो नॉमिनेशन करके वापस नहीं ली, तब कार्रवाई किया। सतीश चंद्र दुबे जी पर क्या कार्रवाई किया? क्या सच्चिदानंद राय जी पर क्या कार्रवाई किया? वो एमएलसी है बीजेपी के। उन्होंने तो कह दिया, वैसे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो कह दिया कि सतीश चंद्र दुबे को भी नहीं बख्शा जाएगा अगर वो करते हैं इस तरह का। इंतजार कीजिए। कात्यायन जी मुझे बोलने दीजिए। जी सरोज जी बताइए। भाजपा की तरफ से एक कहावत में मुझे बोलने का मन कर रहा है कि इनकी हालत ये है कि चलनिया बोले सुपुआ के, भोजपुरी का कहावत जी जी जानता हूं। में कितना छेद। एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे दंगल हो गया, लाठी लठौवल हो गया रविशंकर प्रसाद और पटना के आरके सिन्हा के बीच में। कितने लोग, अरे इनको चुप करेंगे, कितने लोग पार्टी से निकाल दिए गए। और उसके बाद कटिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोग गए थे, पूरे जूतक तैयार के साथ वापस भागना पड़ा, और वो कितने लोग को निकाल दिए ये पार्टी से। अगर सिर्फ बयानबाजी पे आपको बाहर निकालना है तो सतीश चंद्र दुबे जी को लेकिन मैं जितने नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, मुझे लगता है सरोज तिवारी जी आपको भी समझना होगा। संवैधानिक मर्यादा है। सरोज जी जितने नेताओं का जिक्र हो रहा है, बागियों का जो जिक्र हो रहा है, उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा कद केंद्रीय स्तर पर शकील अहमद का रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हैं। मैं कहां इनकार कर रहा हूं? तो फिर शकील अहमद का बागी होना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और मुझे लगता है इसी मंच पर शायद आप होंगे या आपके कांग्रेस से कोई और होंगे। मेरी चर्चा हुई थी जब उन्होंने ये खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि वो नामांकन कर सकते हैं, तब कांग्रेस ने दावा किया था कि शकील अहमद का कद बहुत बड़ा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए सब कुछ सही है कात्यायन जी, मैंने पहले ही कहा था कि किसी व्यक्ति के दिमाग को आप बदल नहीं सकते और उसको बांध के नहीं रख सकते। हम लोग मोदी नहीं हो सकते, ये बहुत सच्चाई है। हम लोग तानाशाह नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन आपके शकील अहमद जब आपसे खुद किसी को नहीं पार्टी, लेकिन संगठन उचित समय पे, लेकिन संगठन उचित समय पे उचित कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। शकील अहमद के कद का नेता मधुबनी में अगर खड़ा हो जाए महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ, तो आप जानते हैं कि महागठबंधन उम्मीदवार का वहां क्या हश्र होने वाला है, ये आप बखूबी जानते हैं। एक चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए जो महागठबंधन बना है ना, सब दल अलग अलग हैं, सबकी आइडेंटिटी है, लेकिन एक महागठबंधन बना है तो उसका एक सोच है, एक विचार है कि हमको भारत के संवैधानिक मर्यादाओं को आपको लगता है वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार एक तरफ और शकील अहमद एक तरफ, आपको लगता है शकील अहमद कमजोर साबित होंगे कहीं से? किसको वोट करना है? शकील अहमद कमजोर साबित होंगे आपको लगता है? भाजपा लोग बेवकूफ ना समझे, जनता बहुत समझदार होता है। डॉक्टर सुनील बहुत संक्षेप में, क्या शकील अहमद वहां कमजोर साबित होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार से? ऐसा कोई सोच सकता है क्या? देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, देखिए जहां जनता क्या करेगी ये हम लोग स्पेकुलेशन कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील को बोलने दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है हमसे। जी अच्छा ठीक है बोलने। देखिए जब महागठबंधन के अन्य घटक दल के प्रमुख नेता इस बात को पूरी तरह जोर शोर से कह रहे हैं कि महागठबंधन में
धन बल पर टिकट का बंटवारा हुआ है जी। तो आप जब धन बल पर टिकट का बंटवारा होगा तो कम से कम महागठबंधन में सिंबल वापस नहीं किया है। चलिए, मुझे लगता है ये दोनों गठबंधन की परेशानी है और दोनों गठबंधन को सोचना होगा कि अगर बागी कोई है तो कितना भी बड़ा नेता है, कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीवेश मिश्रा जी, मृत्युंजय जी, डॉक्टर सुनील कुमार और सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेबाक में फिलहाल